सो आई थिंक तुम सबको पता है कि जितने भी ओवम एक फीमेल की लाइफ में मैच्योर होते हैं, दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. कितने होते हैं करीबन? 2 million ovum are there. 40,000. ठीक है, चलिए 40 to 60,000 के आसपास ओवम जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ. ठीक है, हर साइकिल में एक ओवम जो है वो, मतलब एक नहीं, अराउंड 4 to 5 ओवम्स जो है दे गो इनटू एट्रीजिया. ठीक है, ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस आफ्टर द फीमेल हैज अटेन्ड हर प्यूबर्टी. ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी कई बार जो पहले कुछ साइकिल्स होते हैं दे आर एनोव्यूलेटरी. यू नो दैट, ये डिस्कस हो चुका होगा कि फर्स्ट फ्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल्स ऑफ अ फीमेल आर एनोव्यूलेटरी. मतलब साइकिल तो, पीरियड तो आ रहा है लेकिन उसमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है. What is the characteristic feature of an anovulatory cycle? How can you identify कि अभी इसके anovulatory cycles हैं? First few cycles in a female's in a girl's life during puberty are anovulatory. How do we decide कि they are anovulatory? How can you know just by asking a girl child कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि ओवम रिलीज हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा? कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ, बेसल टेम्परेचर रेज होना ओव्यूलेशन का डेफिनेटली एक साइन है, बट आई गेस हम बेसल टेम्परेचर तो कहाँ से मेजर करेंगे कि सुबह से, मतलब पूरे साइकिल में हम करते रहें, क्योंकि जो पहले साइकिल्स होते हैं वो कभी भी रेगुलर नहीं होते. दे आर मोस्टली इरेगुलर फर्स्ट फ्यू साइकिल्स. तो कोई और तरीका पता करने का कि first 2-3 cycles या 3-4 cycles of a female life is anovulatory and after that ovulation has started taking place? Anovulatory cycles are painless. पेन नहीं होगी. तो अगले पहले अगर 3-4 साइकिल्स पेशेंट के पेनलेस साइकिल्स हैं, पीरियड्स हो रहे हैं लेकिन दर्द बहुत कम है, तो दैट मीन्स दे आर एनोव्यूलेटरी साइकिल्स. जब ओव्यूलेशन स्टार्ट होगी तभी पेन स्टार्ट होगी. व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस? पेन का रीजन क्या है? फॉलिकल रप्चर कर रहा है. ठीक है, और अच्छा हो क्यों रहा है पेन? हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन. ठीक है, ठीक है. सो फर्स्ट फ्यू साइकिल्स जो होते हैं वो एनोव्यूलेटरी होते हैं. लेटर ऑन ओव्यूलेशन स्टार्ट टेकिंग प्लेस. अब हमको पता है कि जो प्राइमरी oocyte होता है, मतलब जो ओवम है जो भी रिलीज होना है, वो एक प्राइमरी oocyte है. और किस फेज में वो अरेस्टेड रहता है? किस फेज में अरेस्टेड रहता है? प्राइमरी oocyte इज अरेस्टेड इन विच फेज ऑफ? प्रोफेज. प्रोफेज में इट रिमेन्स अरेस्टेड. ठीक है. While still in the ovary, the ovum is in the primary oocyte stage. Shortly before it is released from the ovarian follicle, its nucleus divides by meiosis and the first polar body is extruded. Now remember, ovulation में दो polar bodies बनेंगी, एक first polar body और एक second polar body. First polar body में meiotic division होती है. 46 chromosomes जो हैं, they get divided into 23 and 23. 23 chromosomes remain with the ovum. 23 chromosomes go into the polar body and it is just phagocytosed, right? तो meiotic division होती है. लेकिन second polar body जो होती है उसमें meiotic division नहीं होती, उसमें सिर्फ cytoplasmic division होती है. तो second polar body does not contain chromosomes. ठीक है, the whole 23 chromosomes will remain with the ovum. Clear है? With the oocyte. ठीक है. So प्राइमरी oocyte में ओवम पड़ा रहता है जब तक कि वो ओवरी में है. जब ओव्यूलेशन होनी है तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है जिससे क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं. 23 क्रोमोसोम्स रिमेन विद द ओवम. 23 आर गिवन टू द फर्स्ट पोलर बॉडी विच इज phagocytized by the body. ठीक है. So now we have a secondary oocyte which is going to be released from the ovary and it contains how many chromosomes? 23 chromosomes. What has happened in the meiosis? The chromosomes जो कि कैसे X shape में है, दोनों उसका जो पेयर है एक एक अलग हो गया है. सेंटर से डिवीजन सेंट्रोसोम से हो गया है. ठीक है.
So half of them have been gone and 23 chromosomes are now available with the secondary oocyte. So in this process, 23 pairs of chromosomes loses one of the partners, which becomes incorporated in the polar body, that is expelled. This leaves us 23 unpaired chromosomes in the secondary oocyte. It is at this time that the ovum, which is still in the secondary oocyte stage, is ovulated into the abdominal cavity. ओवरी से सीधे एब्डोमिनल कैविटी में oocyte, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, लेकिन उसके पास में क्या प्रेजेंट है? फेलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रे. ठीक है, जैसे ही ओवरी से रिलीज हुआ, द फिम्ब्रे दे अट्रैक्ट द ओवम टुवर्ड्स इट एंड फिम्ब्रे से ओवम ऊपर ट्रेवल कर जाता है एंड इट रीचेस द एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द एम्प्यूला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. आई डोंट नो व्हाई दिस इज गोइंग अगेन एंड अगेन. ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन क्या हुआ है? प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte ने फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन करी, सेकेंडरी oocyte एब्डोमिनल कैविटी में गया, एब्डोमिनल कैविटी से फेलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रे ने उठा के उसको अपने एम्पुला में ले गए. नाउ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के लिए व्हाट इज टू हैपन? इंटरकोर्स हैज टू हैपन. जब इजैकुलेशन होगी, स्पर्म विल ट्रेवल फ्रॉम द वेजाइना अप टू द एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. Fertilization does not take place in the uterus. It is going to take place inside the fallopian tube. After the male ejaculates semen into the vagina, a few sperms are transported within 5 to 10 minutes upwards from the vagina through the uterus and fallopian tubes to the ampullae of the fallopian tubes. कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? किसकी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं? एक तो स्पर्म कैपेसिटेट हुआ है वेजाइना में जाने के बाद ही, तो कैपेसिटेशन के बाद उसकी खुद की मूवमेंट बढ़ी है. जो वेजाइना का पीएच है उसने फेवर किया है उसकी कैपेसिटेशन होने के लिए, प्लस यूट्रस अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करता है. ऑक्सीटोसिन गेट्स रिलीज एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल एक्ट एंड दैट ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस. ठीक है, तो यूट्रस भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्लस जो सेमिनल फ्लूइड में प्रोस्टाग्लैंडिन्स आए हैं वो भी कॉन्ट्रैक्शंस करेंगे. तो इस सारे कॉन्ट्रैक्शंस के कारण द स्पर्म्स आर गोइंग टू ट्रेवल अप टू द एम्पुले ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, of the almost 500 million sperms deposited in the vagina, only a few thousand succeed in reaching the fallopian tube. few thousand fallopian tube पे जाएंगे. फर्टिलाइजेशन एक ही करेगा. ऐसा क्यों होता है कि फर्टिलाइजेशन एक ही कर सकता है? Can two sperms fertilize an ovum? Okay. मेडिकल में एक चीज होती है एक्सेप्शन. एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर. कहीं पे भी लाइक कुछ भी होगा, किसी भी ऑर्गन में एक्सेप्शन हमेशा साथ में होगा. तो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, पर वैसे क्यों नहीं करते? क्योंकि एक ही पेनिट्रेशन के बाद व्हाट हैपेंस? एग्जैक्ट. ठीक है, सो 500 million के बाद few thousand जो हैं वो आपके एम्पुला तक पहुंचते हैं. Only 50 to 100 sperms out of the millions ultimately reach the ovum. ओवम जो है 15 से 20 घंटे तक वाइबल है. मोस्टली हम कहते हैं 24 आवर्स. 24 आवर्स तक ओवम वाइबल रहता है फर्टिलाइजेशन के लिए. एंड इसीलिए विद इन 24 आवर्स अगर हमें फर्टिलाइजेशन नहीं करानी है तो कोई ना कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लेनी चाहिए. ठीक है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो ही ना. We say you can take it up to 72 hours, but it is always preferable कि within 24 hours you should be taking a contraceptive pill if you want to avoid the fertilization, because ovum की viability जो है वो आपकी 20 घंटे तक ही रहेगी. ठीक है, फर्टिलाइजेशन अच्छा स्पर्म की कितनी रहती है? ठीक, फर्टिलाइजेशन नॉर्मली टेक्स प्लेस इन द एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. नॉर्मली क्यों कहा गया है? वाई नॉर्मली? एक्टोपिक प्रेगनेंसीज कैन हैपन कि फेलोपियन ट्यूब के किसी भी पार्ट पे हो सकता है. इवन कई बार क्या होता है कि ओवम जो है वो आउटसाइड मतलब ओवरी से रिलीज होने के बाद पिक ही नहीं हुआ है एंड एब्डोमिनल कैविटी में ही फर्टिलाइजेशन हो गया. एनीथिंग कैन हैपन. ठीक है, एज आई सेड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. ठीक है, ओवम इज सराउंडेड बाय सेवरल लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल्स. आई थिंक आपने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो जब आपको पढ़ाया होगा कि उसका स्ट्रक्चर क्या है ओवम का. तो उसमें बहुत सारी ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर्स हैं जिसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा स्पर्म को. उसके लिए हियालुरोनिडेज
एंजाइम जो है वो रिलीज होता है, जिसको हम PH20 भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है फर्टिलाइजेशन में? सबसे पहले स्पर्म पेनिट्रेशन, एक्रोसोमल रिएक्शन। यू नो व्हाट इज एक्रोसोमल रिएक्शन? हु कैन टेल मी? हेड ऑफ द स्पर्म जो है उससे एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो कि एक्रोसोमल रिएक्शन करते हैं। प्लीज स्टडी इट, क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है। कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म पे शॉर्ट नोट आ जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस पे तो शॉर्ट नोट आएगा ही आएगा, ठीक है। सो प्लीज स्टडी व्हाट इज एक्रोसोमल रिएक्शन। वंस द स्पर्म हैज एंटर्ड द ओवम, द oocyte अगेन डिवाइड्स, ठीक है। अब हमने क्या बात करी थी? प्राइमरी oocyte में पड़ा हुआ है, जब उसने एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज होना है तब वो सेकेंडरी oocyte बनेगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी जिसमें 23 क्रोमोसोम्स चले जाएंगे। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेकेंडरी oocyte है वो फिर डिवाइड करेगा, लेकिन इसमें जो ओवम बनेगा इट विल रिटेन ऑल द क्रोमोसोम्स, सेकेंड पोलर बॉडी विल जस्ट हैव द एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म एंड इट विल बी एक्सक्लूडेड, ठीक है। मैच्योर ओवम स्टिल कैरीज इट्स न्यूक्लियस, इसको हम कहते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस। जो स्पर्म अपने साथ क्रोमोसोम्स लेके आएगा उसको हम कहते हैं मेल प्रोन्यूक्लियस। तो जब फर्टिलाइजेशन होगी तो फीमेल एंड द मेल प्रोन्यूक्लियस will combine together and create 46 chromosomes, which is the natural number. Are you on the phone or you are talking about something else? Wouldn't it be good if you can take notes? बढ़िया नहीं होता? There is a way of learning. ठीक है, when you are going to discuss CNS, मैं बार बार तुम्हें शुरू से कहती हूँ नोट्स लिया करो। एक विजुअल मेमोरी होती है, एक हेयरिंग मेमोरी होती है एंड एक करने वाली मेमोरी होती है। व्हेन यू राइट समथिंग डाउन यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग योर लिसनिंग मेमोरी एंड व्यूइंग मेमोरी। सो प्लीज टेक नोट्स, इट्स ऑलवेज गुड फॉर यू, विल रिमेंबर। जब एग्जाम होगा ना तो याद आएगा कि हाँ यार वो नोट लिखा था मैंने। सो प्लीज डू टेक नोट्स, ओके। सो दोनों प्रो न्यूक्लियस मिलके 46 क्रोमोसोम्स का कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट बना देंगे। दिस इज फर्टिलाइजेशन। प्लीज कीप क्वाइट। ये दिखाया है किस तरीके से स्पर्म पेनिट्रेट करता है। व्हेन वन ऑफ द स्पर्म इज पेनिट्रेटिंग, एक्रोसोमल रिएक्शन एक्टिवेट हो गया है, दूसरे स्पर्म को वो एंटर नहीं करने देगा। द ग्रैनुलोसा लेयर ओवम से सराउंडेड है। ये स्पर्म इस ग्रैनुलोसा लेयर को ब्रेक डाउन करते हुए, ग्रैनुलोसा सेल्स को ब्रेक डाउन करते हुए it will be reaching the oocyte. Now what is going to happen after this? Formation of blastocyst. Please have a look at this diagram. Primary oocyte था ओवरी में, ovum release हुआ into the peritoneal cavity or the abdominal cavity, picked up by the ampulla. ampulla में fertilization हुआ which is the day 1. फिर उसके बाद सेल डिवीजन होके पहले जाइगोट बना, सेल डिवीजन होके फाइनली ब्लास्टोसिस्ट बना। ये एम्ब्रियोलॉजी में आप लोग पढ़ोगे, इसलिए यहाँ पे अपन डिटेल नहीं कर रहे। 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16, 32 सेल स्टेज, वी आर नॉट डिस्कसिंग इट बिकॉज यू विल बी डूइंग इट इन योर एम्ब्रियोलॉजी क्लासेस, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट जो है अब वो यूट्रस पे पहुंच जाएगा। यूट्रस में इट विल स्टे फॉर 1 to 2 days. Implantation takes place after 3 to 4 days after staying in the uterus, ठीक है। So it is going to reach the uterus where it is staying for around 4 to 5 days. And then from 5 to 7 days implantation takes place, ठीक है। If you will when you will be seeing your patients, आप लोगों को बहुत क्लियरली पता चलेगा कुछ कुछ केसेस में कि इम्प्लांटेशन की डेट क्या है। मोस्टली जब हम प्रेगनेंसी के बारे में जब बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द लास्ट मिस पीरियड विच इज LMP. LMP के अकॉर्डिंगली वी कैलकुलेट के कब इसका डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी विच इज EDD, राइट। LMP के अकॉर्डिंगली वी डिसाइड द EDD। लेकिन कुछ पेशेंट्स जो बहुत अवेयर होते हैं और एजुकेटेड होते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो दे विल क्लियरली टेल यू कि इम्प्लांटेशन मेरी किस समय हुई है। कैसे? क्योंकि उसको पता है कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आया था, 14th डे पे ओव्यूलेशन हुआ था एंड शी विल क्लियरली टेल यू कि ओव्यूलेशन तो मेरे 14वें दिन के करीबन 5-7 दिनों बाद मुझे हल्की सी स्पॉटिंग हुई थी या मुझे एक्सट्रीम पेन हुई थी, जैसे कि पीरियड्स आने वाले हैं लेकिन पीरियड्स आए नहीं। सो दैट इज द डेट ऑफ द इम्प्लांटेशन, ठीक है। पेन इज एग्जैक्टली एज इफ द पीरियड्स आर गोइंग टू कम। ऐसे लगेगा पेशेंट को कि पीरियड्स आने वाले हैं पर पीरियड्स नहीं आए, तो दैट मीन्स कि उस डेट पे उसका इम्प्लांटेशन हुआ था।
देयर कैन बी अ माइल्ड स्पॉटिंग एट दैट टाइम विच इज नॉर्मल. कुछ पेशेंट्स डर भी जाते हैं कि मुझे तो उस समय ब्लीडिंग हुई थी, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरी मिसकैरेज हो गई है या कुछ हो गया है, बट नहीं, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कैन हैपन. इट इज मोस्टली स्पॉटिंग, जो कि एक या मोस्टली ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों में क्लियर हो जाती है. ठीक है, इफ द ब्लीडिंग इज कंटिन्यूइंग देन इट इज डेफिनेटली गोइंग टू मिसकैरेज, राइट. सो इम्प्लांटेशन इज हैपनिंग ऑन द 5th और द 7th डे. ये दिखाया है किस तरीके से जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है उसको पियर्स करते हुए एंटर कर रहा है ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, so implantation of the blastocyst. After reaching the uterus, the developing blastocyst usually remains in the uterine cavity for 1 to 3 days before it implants into the endometrium. क्या रीजन हो सकता है यूट्रस में रहने का? इमीडिएटली क्यों नहीं इम्प्लांट हो जाता? Yes, the endometrium needs to get prepared for the implantation before it. Though it is prepared in every cycle, but one reason is this, or इनर सेल मास आउटर सेल मास में डिवाइड तो वो इम्प्लांटेशन के बाद होगा, तो वो नहीं है. लेकिन न्यूट्रिशन चाहिए बिफोर इट इज गोइंग टू गो इनटू दिस. द सेल्स हैव टू बी एडिक्वेटली, न्यूट्रिशन होना चाहिए. अगर न्यूट्रिशन नहीं हो एंड वो कोशिश मतलब इम्प्लांटेशन की कोशिश हो रही होगी तो इट इज नेवर गोइंग टू सक्सीड. व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो गया? पे हुआ क्या? लड़ रहे हो दोनों? अलग अलग बैठ जाओ, बाद में लड़ लेना. मतलब एक्सप्रेशन तो तुम्हारे ऐसे ही है कि जैसे लड़ रहे हो. यू कम एंड सिट हियर. अच्छा, आई डिडंट सी यू, डिडंट रियलाइज दैट समबडी एल्स इज आल्सो सिटिंग. ठीक है, सो तो 1 से 3 दिन जो वो ले रहा है वो न्यूट्रिशन ले रहा है. ठीक है, सो इट स्टेज इनसाइड द यूट्रस. इतनी देर में एंडोमेट्रियम इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द इम्प्लांटेशन. Implantation results from the action of trophoblast cells that develop over the surface of a blastocyst. What are these trophoblast cells? Outer cell mass. Very good. These cells secrete proteolytic enzymes. Obviously, जहां भी implantation होनी है वहां पे proteolysis करना पड़ेगा. ठीक है? The lytic enzymes have to be active at that position. So proteolytic enzymes वहां पे क्या करेंगे? Liquefy करेंगे उसको endometrium को, and finally implantation will happen. What is happening is कि जो ये trophoblastic cells जो सराउंड करते हैं, they proliferate, they form cords. ठीक है, cords जैसी चीजें बनाते हैं which penetrates, मतलब which goes into the endometrium. तो जब ये endometrium के में जा रहा है और वहां के cells endometrium के destroy हो रहे हैं, trophoblast वहां पे proliferate कर रहा है, इस सारे रिएक्शन को क्या बोला जाता है? What is this reaction called as? जिसके कारण ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना भी हमको कई बार दिख जाता है. प्रेगनेंसी का एक साइन होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना. दिस इज नोन एज द डेसिडुअल रिएक्शन. डेसिडुअल रिएक्शन क्योंकि डेसिडुआ को डिस्ट्रॉय कर रहा है. व्हाट इज द डेसिडुआ? एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो डेसिडुआ है. तो डेसिडुआ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, वहां के सेल्स किल हो रहे हैं, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स पेनिट्रेट कर रहे हैं. दिस होल रिएक्शन इज नोन एज द डेसिडुअल रिएक्शन. ठीक है, these cells secrete proteolytic enzymes. हो गया, जिसने लिक्विफाई कर दिया. Once the implantation has taken place, the trophoblast cells and other adjacent cells proliferate rapidly. Obviously, यही proliferate करेंगे and then they will form the placenta. Placenta जो है that is going to supply the nutrition to the fetus throughout the pregnancy. Clear है? Any doubt in the implantation? ये हमने डिस्कस कर ही लिया. ये दिखाया गया है किस तरीके से पेनिट्रेशन के बाद क्या हो रहा है, कहां से साइनोसाइड्स आ रहे हैं. इनर सेल मास आउटर सेल मास डिवीजन इज टेकिंग प्लेस. अगेन सेम जो हम बात कर रहे थे कि ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स जो हैं दे आर गोइंग टू थ्रो कॉर्ड्स इनटू द एंडोमेट्रियम. सो यू कैन सी द कॉर्ड्स. अच्छा, इस कॉर्ड्स में क्या डेवलप होता है? इन कॉर्ड्स में क्या जाता है? फीटल ब्लड वेसल्स. फीटल ब्लड वेसल्स. ठीक है भाई, अल्टीमेटली जो न्यूट्रिशन है वो मदर के ब्लड वेसल्स से फीटस के ब्लड वेसल्स में आएगा. ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, जो भी हर तरीके की
gases, electrolytes, जो भी ट्रांसफर होना है that is going to be transferred from the mother to the fetus. तो ये जो ट्रोफोब्लास्टिक कॉर्ड्स हैं, इसमें फीटल ब्लड वेसल्स डेवलप होंगे, आर्टरीज एंड वेन्यूल्स, एंड इस साइड पे एंडोमेट्रियम की साइड में मेटर्नल साइनोसाइड्स और ज्यादा डेवलप हो जाएंगे, सो दैट देयर इज प्रॉपर न्यूट्रिशन टू द fetus. ठीक है, अगेन ये दिखाया हुआ है किस तरीके से, देखो आप, डेसिडुअल रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, डेसिडुआ को किस तरीके से पेनिट्रेट करता जा रहा है, एम्ब्रियो इनर सेल मास से बनता जाएगा, एमनियोटिक कैविटी बननी शुरू हो गई है, दैट विल बी फिल्ड अप विद एमनियोटिक फ्लूइड व्हिच इज गोइंग टू प्रोटेक्ट एंड सप्लाई द न्यूट्रिशन ऑफ द fetus throughout the pregnancy. Again the same thing has been shown. You can see the developing embryo. Now early nutrition of the embryo. न्यूट्रिशन कहां से मिलेगी एम्ब्रियो को? सबसे पहले कॉर्पस ल्यूटियम. वी नो, अच्छा, व्हाट इज द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ मेंस्ट्रुएशन? हु कैन टेल मी? हाँ, ग्रेफेन फॉलिकल का जब एट्रीजिया हो गया तो जो बचा है चीज उसको कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं. क्यों कहते हैं ल्यूटियम? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ल्यूटियम वर्ड? येलोइश. ठीक है, इट इज येलोइश, दैट इज व्हाई इट इज गिवन एज द नेम ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम. वही कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ मेंस्ट्रुअल is going to develop into corpus luteum of pregnancy. ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो ये कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी बन जाएगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो सारा मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, दैट विल गो इनटू. उसके बाद क्या आता है कॉर्पस ल्यूटियम के बाद? नेक्स्ट क्या होता है? एल्बिकन्स बन के एट्रीजिया हो जाएगा. ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, एक्स्ट्रा क्वांटिटीज ऑफ ग्लाइकोजेंस, प्रोटीन्स, लिपिड सब वहीं से आएगा. आफ्टर What happened? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, आपस में बातें मत करो. ठीक है, आफ्टर इम्प्लांटेशन यूट्राइन एंडोमेट्रियल स्ट्रोमल सेल्स से स्वेल अप, एज वी हैड सेड कि ये डेसिडुअल रिएक्शन हो रहा है. ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स एंड जो डेसिडुअल सेल्स ऑफ द एंडोमेट्रियम है, दोनों में चेंजेस आ रही हैं, स्वेलिंग हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, ग्रोथ हो रही है. दैट इज द डेसिडुअल रिएक्शन. एज द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इन्वेड द डेसिडुआ, डाइजेस्टिंग एंड एब्सॉर्बिंग इट, stored nutrients in the decidua is used by the embryo. ठीक है, तो सबसे पहले एम्ब्रियो को कहां से न्यूट्रिशन मिली है? कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी से. सेकंड, उसको कहां से मिली है? जो डेसिडुअल सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उनका जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स थे वो अब एम्ब्रियो यूज कर रहा है. ठीक है, एवरीथिंग इन द बॉडी वर्क्स इन दैट वे. जहां पे कुछ भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ सम अदर थिंग. ठीक है, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग अबाउट आवर बॉडी. So this trophoblastic cells से जो न्यूट्रिशन मिल रही है वो early 8 weeks. When does the heart of a embryo form? Weeks बताओ. 4 weeks पे नहीं होता. सबसे पहले क्या दिखता है? फीटल पोल्स दिखते हैं. उसके बाद क्या दिखता है? हार्ट की फॉर्मेशन कितने वीक्स पे? 6 to 7 वीक्स. हम लोग तभी एक फीटस को, एक प्रेगनेंसी को वायबल कंसिडर करते हैं अगर 7 वीक्स की सोनोग्राफी में पेशेंट की हार्ट बीट आ गई है. मतलब 1.5 महीने पे जो सोनोग्राफी होती है, इट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस बिकॉज दैट शोज अस द हार्ट बीट ऑफ द एम्ब्रियो. अगर हार्ट बीट नहीं आई है, वी डिक्लेयर इट एज अ मिसकैरेज. बट इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि अगर आपने 6 वीक्स पे सोनोग्राफी की है तो वेट फॉर अनदर 10 days. मे बी इन दोज नेक्स्ट वीक द हार्ट बीट कैन कम ओवर. सो नेवर डिक्लेयर एट 6 weeks. वेट फॉर 2 more weeks to declare that it is a miscarriage. ठीक है, so 8 weeks तक ये न्यूट्रिशन अपना ट्रोफोब्लास्टिक सेल से लेगा. उसके बाद प्लेसेंटा टेक ओवर कर जाएगा. प्लेसेंटा ट्रोफोब्लास्ट सेल से ही बनेगा तो वो टेक ओवर कर जाएगा. 8 वीक्स के बाद प्लेसेंटा जैसे जैसे डेवलप करता रहेगा वैसे वैसे वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता रहेगा. ठीक है, क्लियर है? एनी डाउट इन दिस? देन प्लेसेंटा. While the trophoblastic cords from the blastocyst are attaching to the uterus, blood capillaries grow from the newly developed embryo. अपन ने बात करी थी कि ट्रोफोब्लास्ट जो है वो कॉर्ड्स भेज रहा है, उन कॉर्ड्स में वेसल्स फॉर्म हो जाते हैं. बेटा यू कम हियर, लाइट ब्लू शर्ट, प्लीज कम हियर, आजा.
इधर सीट दे इसको बैठने की, ठीक है। तो ब्लड कैपिलरीज उसमें ग्रो कर जाते हैं, ये है फीटल वेसल्स, एंड उसके साथ साथ मेटर्नल साइड में, एंडोमेट्रियम के साइड में ब्लड वेसल्स मदर के ग्रो कर जाते हैं, उसको हम साइनोसाइड्स कहते हैं। ये दोनों की जो इंटरैक्शन है, दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ठीक है। The trophoblastic cells send more and more projections which become placental villi into which the fetal capillaries will grow. Thus, the villi carrying the fetal blood are surrounded by the sinuses that contain the maternal blood. Have a look at this diagram. You can see growing embryo है, ठीक है, surrounded by the amniotic fluid. यहाँ पे जो, या तुम बात कर लो या मैं पढ़ा लेती हूँ, बाहर जाके करो, फिर बाहर जाके करो, अंदर तो मैं अलाउ नहीं करूंगी। यू कैन गो आउट एंड टॉक, मोस्ट वेलकम, ठीक है। सो यू कैन सी द फीटल ब्लड वेसल्स आर डेवलपिंग। ये जो ब्लू हैं ये आपके फीटल ब्लड वेसल्स हैं, इधर से मेटर्नल साइड में मेटर्नल ब्लड वेसल्स आ रहे हैं विच आर सराउंडिंग द फीटल ब्लड वेसल्स, ठीक है। सो बेसिकली मेटर्नल ब्लड इज एक्चुअली सराउंडिंग द फीटल ब्लड वेसल्स, राइट। So nutrients and other substances they will pass from the placental membrane by diffusion. देखिए जितनी भी गैसेस हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होंगी। जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि ग्लूकोज है या कोई और प्रोटीन्स हैं, कोई अमीनो एसिड्स हैं, वो किस तरीके से, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होंगी, ठीक है। In the same manner as the diffusion occurs across the alveolar membranes of the lungs and the capillary. प्लेसेंटल मेम्ब्रेन की कितनी लेयर्स होती हैं, कितनी लेयर्स हो गई बताओ, गो बैक इनटू दिस एंड टेल मी हाउ मेनी लेयर्स आर देयर ओनली 2 लेयर्स। कैसे, फीटस को सराउंड करने वाली, फिर पहले तो सबसे पहले फीटस और उसमें कितनी हो गई, एमनियोटिक हो गई, आउटर सेल मास हो गया, तो प्लेसेंटल लेयर हो गई, फिर उसके मतलब प्लेसेंटल मेम्ब्रेन की लेयर हो गई, फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स की लेयर हो गई, फीटल ब्लड वेसल्स की, फिर मेटर्नल ब्लड वेसल्स की, अल्टीमेटली एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। सो देयर आर अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 लेयर्स। इसी तरीके से एल्वियोलर मेम्ब्रेन में भी कितनी लेयर्स होती हैं, लंग्स में 4 लेयर्स आर देयर। प्लीज डू दैट, नोट दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है तुम्हारा, ठीक है। अब प्लेसेंटल परमिएबिलिटी, ठीक है, मतलब बेसिकली प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या है। सबसे पहला प्लेसेंटा का फंक्शन ये है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, किस तरीके से, डिफ्यूजन से, डिफ्यूजन ऑफ फूडस्टफ एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर्स ब्लड इनटू द फीटस ब्लड एंड डिफ्यूजन ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फीटस बैक इनटू द मदर। अर्ली मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा कंप्लीटली डेवलप्ड नहीं होता, तो उसकी परमिएबिलिटी जो होती है वो कम होती है, मेम्ब्रेन्स कंपैरेटिवली थिकर होती हैं। जैसे जैसे फीटस ग्रो करता जाएगा प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स थिन होती जाएंगी, उसकी परमिएबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो उस जितनी परमिएबिलिटी बढ़ेगी उतना ही डिफ्यूजन बढ़ेगा। सो लेटर मंथ्स में डिफ्यूजन जो है वो बढ़ जाती है, ऑब्वियसली क्योंकि ग्रोइंग फीटस की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियसली जो भी ऑक्सीजन मिलेगी फीटस को कहाँ से मिलेगी, मदर के ब्लड से मिलेगी। अब वो बता रहा है कि मदर के ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 50 है, फीटस के ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 30 है। तो देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस ऑफ 20 mm ऑफ मर्क्यूरी, जिसके कारण डिफ्यूजन इज हैपनिंग फ्रॉम द मैटरनल ब्लड इनटू द फीटस ब्लड। नाउ द क्वेश्चन इज कि सिर्फ PO2 30 में, PO2 is only 30, is it adequate for the fetus? How come उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है with just PO2 30? Who can tell me? We have already discussed this. Yes. Fetal hemoglobin की affinity जो है that is almost 50 to 70 times the affinity of a adult hemoglobin. जितनी अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होगी उतनी ही ऑक्सीजन फीटल हीमोग्लोबिन अट्रैक्ट करेगी, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी, ठीक है। एंड दिस विल शिफ्ट द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द लेफ्ट। फीटल हीमोग्लोबिन ऑलवेज शिफ्ट्स द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द लेफ्ट। जो भी चीज में ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ेगी उसमें कर्व लेफ्ट को जाएगा, जिसमें एफिनिटी कम होगी उसमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपका राइट को जाएगा, ठीक है।
So this is the reason कि even though PO2 is just 30 mm of mercury, still fetus की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कंप्लीटली पूरी हो रही है, क्योंकि fetal हीमोग्लोबिन की एफिनिटी अराउंड 50 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू एन अडल्ट हीमोग्लोबिन. ठीक है. See, the curve of the fetal hemoglobin is shifted to the left so that for the to that of the maternal hemoglobin. This means that at a low PO2 levels, the fetal hemoglobin can carry 20 to 50% more oxygen as compared to a maternal hemoglobin. Maternal hemoglobin का मतलब क्या है? Adult hemoglobin. Adult hemoglobin का फॉर्मूला क्या है? HB. Fetal hemoglobin is HbF. Adult hemoglobin is HbA2. ठीक है. So first was diffusion of oxygen. That was the first function of the placenta. Second is diffusion of the foodstuffs. Foodstuffs mainly glucose. जो fetus है वो mainly glucose को ही use करता है. Proteins, amino acids, fats, lipids सब transport होते हैं, लेकिन जो उसकी energy requirement है वो quick जो चीज dissociate हो सके उससे मिलती है. So quick dissociation जो होती है वो ग्लूकोज की होती है. तो मेनली जो उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, जो उसकी फूड की रिक्वायरमेंट है वो ग्लूकोज से पूरी होती है. सो ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड बाय कैरियर प्रोटीन. दिस इज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैटी एसिड्स की सॉल्युबिलिटी हाई है, लेकिन ये स्लोली डिफ्यूज होते हैं क्योंकि यूज स्लोली करे जा रहे हैं बाय द फीटस. इट मेनली रिक्वायर्स ग्लूकोज. कीटोन बॉडीज, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड, दे ऑल्सो डिफ्यूज विद रिलेटिव ease from the maternal into the fetal blood. ठीक है. थर्ड फंक्शन इज एक्सक्रीशन. ऑब्वियसली खाना ले रहा है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मदर को दे रहा है, मदर के यूरिन से और फीकस से वो एक्सक्रीट हो रहा है थ्रू द मदर किडनी. ठीक है. फीटल किडनी इज नॉट डेवलप्ड एट दिस स्टेज. सो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन ये आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर निकल जाएगी. यूरिया, यूरिक एसिड जो है इसमें क्रेटिनिन जो होती है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, मैटरनल ब्लड में डिफ्यूज कर जाएगी. देन फोर्थ इज द एंडोक्राइन फंक्शन. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड स्टफ्स, देन एक्सक्रीशन, एंड फोर्थ इज द प्लेसेंटल हार्मोन्स. प्लेसेंटल हार्मोन्स पे कई बार अलग से नोट आ जाता है. कौन कौन से हार्मोन्स हैं? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. हाँ, what happened? Hormones, please. हाँ, मैं समझी नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हो. आई डेंट अंडरस्टैंड. अच्छा, तो आप ऊंची रिपीट कर रहे थे. ठीक है ना. तो मतलब फोर्थ फंक्शन जो है वो उसके हॉर्मोन्स का है. इज समथिंग रॉन्ग विद हिम? व्हाई इज ही स्लीपिंग ऑन द फ्रंट? व्हाट इज रॉन्ग विद यू? व्हाई यू स्लीपिंग ऑन द फ्रंट डेस्क? सो देयर आर 5 हॉर्मोन्स, HCG और द ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. क्या फंक्शन है HCG का? मतलब HCG का क्या रोल है? प्रेगनेंसी टेस्ट जो है, जो ग्रेविडेक्स टेस्ट हम करते हैं, वी आर बेसिकली सीइंग द HCG. ठीक है. कितने टाइम में HCG खत्म हो जाएगा? 2 to 3 months. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई? HCG 2 से 3 महीने में ही कम होगा. ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इन केसेस ऑफ अबॉर्शन. जब कोई पेशेंट आपके पास अबॉर्शन करवाने आता है, आप उसका प्रेगनेंसी टेस्ट आपने किया, वो पॉजिटिव हो गया, आपने अबॉर्शन कर दी, पेशेंट वापस चला गया, 1 हफ्ते बाद वापस आपके ऊपर सिर पे आके कह देगा मेरा तो प्रेगनेंसी टेस्ट अभी भी पॉजिटिव है. सो यू हैव टू एक्सप्लेन कि वो हार्मोन जिसके कारण आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा था, ये अभी 1.5 से 2 महीने लेगा लेवल लो होने में. अगर आप 1.5 महीने तक भी अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते रहोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, जबकि आपके अंदर कुछ भी नहीं है. दिस इज द रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आफ्टर गोइंग इन फॉर एन अबॉर्शन you should go in for a sonography as an evidence to the patient that the abortion is complete, not incomplete. ठीक है. Otherwise it becomes into a medical legal issue कि भाई हमारा तो प्रेगनेंसी टेस्ट अभी भी पॉजिटिव है, डॉक्टर ने अबॉर्शन किया नहीं लेकिन हमसे पैसे ले लिए. ठीक है. तो सिर्फ HCG के बेसिस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि यूट्रस
में कोई प्रेगनेंसी का है रेमिनेंट या नहीं है, ठीक है। सो HCG, सेकेंड हार्मोन इज ईस्ट्रोजन, थर्ड इज प्रोजेस्टेरॉन, फोर्थ इज ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोट्रोपिन एंड फाइनली रिलैक्सिन। इसके फटाफट पढ़ेंगे कि क्या क्या है इसका। कॉर्पस ल्यूटेम ऑफ प्रेगनेंसी हमने बात कर ही ली है, मेंटेन करेगा ये 7 वीक्स तक। आफ्टर 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन जो है, देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन बाय द प्लेसेंटा, क्योंकि अब फीटल प्लेसेंटो मैटरनल यूनिट जो है वो कंप्लीटली बन चुकी है। बेटा आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो क्या पढ़ने में? कंटिन्यू टिक 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 चल रही है, कंटिन्यू। अब व्हाट इज देयर इन योर लाइफ एक्सेप्ट मतलब स्टडिंग? आई डोंट नो। कुछ फोकस तो होता है ना जिंदगी का, कि अभी तो ये कर लूं फिर बाकी बाद में कर लूंगा, या बाकी सारा काम पहले करना है। प्रोजेस्टेरॉन का क्या फंक्शन है? इंपॉर्टेंट है। प्रोजेस्टेरॉन के करीबन 7 to 8 फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन लेवल लो है तो 100% मिसकैरेज होगी, एंड मोस्टली आजकल प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स जो होते हैं वो पेशेंट के लो आते हैं, जिसके कारण अर्ली प्रेगनेंसी में उसको स्पॉटिंग हो जाती है, एंड वी गिव माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन। हम लोग ओरली या विजाइनली माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट पेशेंट को देते हैं, so that it can compensate the progesterone which is being created by the placenta, earlier by the corpus luteum, later on by the placenta, ठीक है, till 3 months। 3 से 5 महीने पे प्लेसेंटल जो प्रोजेस्टेरॉन है वो इतना सफिशिएंट हो जाता है कि फिर हमको देने की सपोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, पर पहले 3 महीने में ज्यादातर आजकल पेशेंट्स को एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट देना जरूरी हो जाता है, ठीक है। सो इट प्रिजर्व्स द प्रेगनेंसी। सेकेंडली, ये it converts the secretory endometrium of the luteal phase of menstrual cycle during the pregnancy। uterine contractions को ये inhibit करता है। alveolar system of the breast को ये develop करता है। इसके साथ साथ it inhibits prostaglandins ताकि again uterine contractions ना हो। antagonizes the effect of aldosterone, मतलब ये सोडियम को रिटेन करेगा, excrete करेगा। Then it is a precursor for corticosteroids। corticosteroid synthesis जो है वो fetus की growth के लिए जरूरी है, and it inhibits the lactation during the pregnancy। These are the functions of the progesterone which is being secreted from the placenta, ठीक है। estrogen का क्या function है? progesterone alveolar system को कर रहा है, तो ये उसके lactiferous system of the breast को develop कर रहा है, and ये enlargement of the uterus, breast and female external genitalia करता है। it relaxes the pelvic ligaments। pelvic ligaments अगर relax होंगे तो pelvis का size बढ़ेगा, जिससे कि easy delivery possible हो सकेगी। development of lactiferous ducts of the breast, it stimulates the prolactin secretion, production of hormone binding globulins। LDL uptake की कोई जरूरत नहीं है। सेल प्रोलिफरेशन करता है फीटल टिश्यू में, फीटल को डेवलप होने देता है। लंग सर्फेक्टेंट डेवलप करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ईस्ट्रोजन की कमी होगी तो सर्फेक्टेंट नहीं बनेगा, बच्चा आफ्टर बर्थ सांस नहीं ले पाएगा, इट विल लीड टू स्टिल बर्थ। इट स्टिमुलेट्स द लेडिक सेल्स ऑफ द मेल फीटस टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। तो इससे क्या है, टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो मेल फीटस जो है उसकी डिफरेंशिएशन होनी शुरू हो जाएगी। इंक्रीजेस द यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो। अब ये क्यों चीजें क्यों पढ़ रहे हैं हम इसके फंक्शंस? क्योंकि यही फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो मदर में टेक प्लेस कर रही हैं। उसका यूट्रस ग्रो कर रहा है, उसका पेल्विस ग्रो कर रहा है, पेल्विक लिगामेंट्स रिलैक्स हो रहे हैं, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो रही है, लेक्टिफेरस एल्वियोलर टिश्यू सब डेवलप हो रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन विच इज बीइंग सिक्रेटेड फ्रॉम द प्लेसेंटा, ठीक है। देन फाइनली HCG, अपन ने बात करी ली है HCG की, कि इसका फंक्शन कॉर्पस ल्यूटेम है प्रिजर्वेशन करना, सिक्रेटरी एपिथेलियम को डेफिशिएंसी की कोई जरूरत नहीं है, फीटल टिश्यू में टेस्टोस्टेरोन, ये सब अपनी बातें ठीक है। सोमैटोस्टैटिन जो है ये ग्रोथ हार्मोन की तरह एक्ट करता है, तो बेसिकली इट इज लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ द फीटस, ठीक है। अगेन प्लेसेंटल लैक्टोजन जो है ग्रोथ ऑफ द फीटस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, एंड बाद में लैक्टिफेरस सिस्टम अच्छे से डेवलप हो सके, ब्रेस्ट के थ्रू मिल्क प्रोडक्शन हो सके, उसमें ये हेल्प करता है। So these are the functions of the hormones which are being secreted from the placenta। placental hormones पे short note आपको आ सकता है, ठीक है। Now we come to parturition which I am going to discuss in the next lecture। parturition and lactation we will discuss in the next lecture, ठीक है। clear है? Any doubt in this you can ask। जाके एक बार पढ़ना जरूर, कुछ ऐसा लगे कि नहीं समझ आया तो you can